हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फर इकबाल और देखने जा रहे हैं मेजर साहब की वीडियो। तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। पाकिस्तानी गुस्सा, पाकिस्तानी आग बबूला। अच्छा, पाकिस्तानी फौज कभी गुस्सा नहीं करती क्योंकि उसको लड़ना तो है नहीं। पाकिस्तानी टीवी एंकर गुस्सा करते, पाकिस्तानी यूट्यूबर गुस्सा करते। ईरान ने मारा दे दनादन मिसाइल। पाकिस्तान कहता है कि बच्चे मार दिए, यहाँ पे तो आतंकवादी थे ही नहीं, आपने बच्चे मार दिए। अच्छा, ये जैश अल अदल है, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये एक सुन्नी मुस्लिम टेररिस्ट तंजीम है जिसको फंड करा है पाकिस्तानी आर्मी ने और आईएसआई ने। दो लाहौरी आपस में बातचीत कर रहे हैं कि क्या ईरान जानता नहीं है कि साढ़े कोल बम है, हमारी टेक्नोलॉजी कितनी खतरनाक है, हम यहाँ से रॉकेट मारेंगे तो ईरान उड़ जाएगा। ये सब इन्होंने कल रात से ये लोग बकवास कर रहे हैं और ईरान को कई बार बातों में उड़ा पाकिस्तानी। अस्सलाम वालेकुम, मिसाइल ने बोला वालेकुम सलाम। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गौरवारी और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। खबर तो आप सुन चुके होंगे दोस्तों, अभी तक खबर तो आपके पास आ चुकी होगी, रात को ही आ चुकी होगी खबर कि ईरान ने पाकिस्तान के अंदर मिसाइल मार दी। अब जो बलूचिस्तान का एरिया है वो पाकिस्तान में भी है और वो ईरान में भी है। तो जैश अल अदल एक ग्रुप है, उसके बारे में हम 2-3 बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में ही, कि जैश अल अदल एक सुन्नी मुसलमान टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सुन्नी मुस्लिम्स हैं और वो जाते हैं बलूचिस्तान में, ईरान वाले, ठीक है जी, ईरान के बलूचिस्तान में, और वहां पे जाके लोगों का कत्ल करते हैं, मारते हैं। तो इन्होंने ड्रामा इस बार करा। कुछ समय पहले इन्होंने ईरान के बॉर्डर गार्ड्स भी मारे थे। जैश अल अदल वालों ने अटैक कर दिया, मार दिया बॉर्डर गार्ड्स, ये कर दिया वो कर दिया, तहस नहस रॉकेट मार दिए। अब ईरान ने पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई करी है और पाकिस्तान के अंदर दोस्तों मार दी मिसाइल। मैं आपको एक बात बताता हूं, मुझे ऐसा पूरा लगता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर यानी कि तृतीय विश्व युद्ध की ओर दुनिया जा रही है। और मैं आपको लॉजिक के साथ समझाऊंगा, मैं आपको फैक्ट्स और डेटा दूंगा कि ऐसा क्यों हुआ है। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले ईरान ने बम मारा था, मिसाइल मारी थी इराक के अंदर। मारे थे इराक के अंदर मिसाइल मारी। इराक के अंदर मिसाइल मार के ईरान ने बोला कि वहां पे हैं मोसाद यानी कि इजरायली खुफिया एजेंसी के लोग, तो हमने खुफिया एजेंसी इजराइल को इराक में बर्बाद कर दिया है, हमने मोसाद को इराक में बर्बाद कर दिया है, इंशाअल्लाह फतेह हमारी हो। अब ईरानी खुश हो गए। वहां से इराकियों का जवाब आया, इराकियों ने बोला पागल वागल हो तुम लोग, यहां पे कौन रह रहा है मोसाद, तुमने बीच बाजार में किसी का घर था, तुमने बम मार दिया यार। तो गुस्से में अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया और जो चार्ज डी अफेयर्स थे उनको विड्रॉ कर लिया। अब ईरान और इराक के बीच में खटपट चल रही है, मुफ्त में बैठे बैठे। इनको पता नहीं कहां सपने में मोसाद दिखा, ईरान के मौलाना मौलवियों को, इन पागल के बच्चों ने बोला मारो, वहां पे मिसाइल उन्होंने मारी, इराक ने जवाब दे दिया। इराक ने बोला यार तुम दिमाग है तुम्हारा, नहीं तुम्हारा दिमाग है, घास खाते हो क्या खाते हो तुम। अब वही काम ईरान ने कर दिया, लेकिन पाकिस्तान को ठीक मारा, बिल्कुल पाकिस्तान डिजर्व्स है। लेकिन दोस्तों इसमें ना मैं बताता हूं, तृतीय विश्व युद्ध की बात जो हम कर रहे हैं उसको मैं जरा 2-3 मिनट बाद में समझाऊंगा आपको। पहले पाकिस्तान का रिएक्शन। आप सब पाकिस्तानी गुस्सा, पाकिस्तानी आग बबूला। अच्छा, पाकिस्तानी फौज कभी गुस्सा नहीं करती क्योंकि उसको लड़ना तो है नहीं। पाकिस्तानी टीवी एंकर गुस्सा करते हैं, पाकिस्तानी यूट्यूबर गुस्सा करते हैं। ईरान ने मारा दे दनादन मिसाइल। पाकिस्तान कहता है कि बच्चे मार दिए, यहाँ पे तो आतंकवादी थे ही नहीं, आपने बच्चे मार दिए। अच्छा, ये जैश अल अदल है, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये बलूचिस्तान में काम करते हैं, लेकिन आप इनको कंफ्यूज मत करना बलोच फ्रीडम फाइटर से। बलोच फ्रीडम फाइटर जैसे BLA है, BRAS है, ये अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए काम कर रही हैं। इनका ईरान के ऊपर या ईरान के ऊपर जो हमले हो रहे हैं इनका कोई लेना देना नहीं है, ये दूसरे लोग हैं। जैश अल अदल ये एक सुन्नी मुस्लिम टेररिस्ट तंजीम है जिसको फंड करा है पाकिस्तानी आर्मी ने और ISI ने। ये मैं आपको बताता हूँ करते क्या है लोग। पाकिस्तान की आदत है कि अगर आप नक्शा देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा पाकिस्तान करता क्या है। पाकिस्तान वही काम करता है जो ईरान करता चला है।
पाकिस्तान ने भारत में कश्मीर में आतंकवाद फैलाया, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, फलाना ढिमका, कि हम भारत में कंट्रोल कर पाएं, इन्फ्लुएंस कर पाएं चीज़ें। कश्मीर में करवा दिया, हज़ारों लोग मरवा दिए। वही काम पाकिस्तान ने भारतीय पंजाब में करा। ये बब्बर खालसा, टब्बर खालसा, ये सब दुनिया भर के इन्होंने ड्रामे यहाँ पे शुरू कर दिए कि हम पंजाब में भी कंट्रोल कर लें। उसी प्रकार से इन्होंने तालिबान बनाया कि हम अफगानिस्तान को कंट्रोल कर लें। वही तालिबान जो आज इनको मार मार के सुन्न कर रखा ना, जिसने मार मार के दुम्बा बना दिया इनका, वही तालिबान। ये पाकिस्तानियों का ही क्रिएशन है। पाकिस्तानियों ने बोला चलो वहाँ पे तालिबान बनाते हैं। तालिबान बनाएंगे, जैसे यहाँ पे हम इंडिया के 2 एरिया हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा, उसी प्रकार से तालिबान से हम अफगानिस्तान कंट्रोल करेंगे और जैश ए दल से हम ईरान को कंट्रोल करेंगे। और कंट्रोल कैसे होगा कि यानी कि हम आपके यहाँ जब भी चाहे कुछ हादसा करवा सकते हैं, कुछ सानिया करवा सकते हैं, कुछ ऐसी ट्रेजिडी करवा सकते हैं, कुछ ऐसा कि जिससे लोगों के दिल टूट जाए, आतंकवादी गतिविधियां हो गई, किसी को मार दिया, कुछ ऐसा हो गया कि मार्केट में बम फूट गया, 150 लोग मर गए, दिल तो टूटता है, लोग तो रोते हैं, जिसके घर वाला जाएगा वो तो रोएगा। तो अब ये पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी करी, यही पॉलिसी वापस पाकिस्तान को काट रही है। खैर मारी उसने मिसाइल। अब पाकिस्तानी टीवी एंकर कह रहा है कि आप तो ये जानता नहीं क्या ईरान, ये पूछ रहे हैं आपस में, ईरान से नहीं पूछ रहे, 2 लाहौरी आपस में बातचीत कर रहे हैं कि क्या ईरान जानता नहीं है कि साढ़े कोल बम है, हमारी टेक्नोलॉजी कितनी खतरनाक है, हम यहां से रॉकेट मारेंगे तो ईरान उड़ जाएगा। ये सब इन्होंने कल रात से ये लोग बकवास कर रहे हैं और ईरान को कई बार बातों बातों में उड़ा चुके हैं, काम किसी ने नहीं करा। अच्छा, पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने बोला कि हम कंडेम करते हैं और हमारी सोवरेनिटी, हम तुम्हारी 2 कौड़ी की सोवरेनिटी नहीं है यार। मुझे तो जब बहुत बुरा लगता है जब पाकिस्तानी ना खुद मुख्तारी की बात करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। तुम्हारी क्या खुद मुख्तारी, बिके हुए तुम लोग हो यार, $2 में तुम्हारी कौम बिकी हुई है, कर्ज में तुम डूबे, तुम्हारी सोवरेनिटी। आप ही के एक बहुत बड़े टीवी जो कमेंटेटर हैं, मैं तो कहता हूं आदमी फिलोसोफर है, टीवी कमेंटेटर नहीं, हसन निसार साहब, हसन निसार साहब का ही डायलॉग है। मैं पाकिस्तानी हूं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक दूसरे पाकिस्तानी की बात कम से कम आपको समझ में आ जाएगी। हसन निसार साहब का यह कहना है कि जो बंदा, यानी कि कोई भी आदमी जिसकी जमीन अपनी नहीं है, राइट, जिसकी छत अपनी नहीं है, उसका वोट अपना कैसे हो सकता है? यानी कि वो बंदा खुद मुख्तार हो ही नहीं सकता, वो सॉवरेन हो ही नहीं सकता, उसकी संप्रभुता हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो बिक चुका है। आपके सर से बाल से लेकर पैर के जो जूते हैं सब कुछ तो बिक चुके हैं यार। आप बात करते हो सॉवरेनिटी की, आप बात करते हो संप्रभुता की, हैं? हम ये करते हैं कि हमारे पास बम है, हमारे पास, तुम मारो ना बम, किसने बोला है तुम्हें मत मारो? क्या गौरव आर्य परमिशन देगा, लिख के देगा चिट्ठी, तब तुम बम मारो तो मारो बम, एटम बम में मारो उसके, चलते ही नहीं भाई। तुम में औकात है, तुम्हारे जर्नलों में औकात है, तुम्हारे अंदर बड़ा ये वलवला, बड़ा एक जोश, बड़ा ये जुनून है कि हम जिहाद करेंगे इंशाल्लाह, तो करो ना। किसने रोका है तुम्हें? किसने रोका है? ये सिर्फ कौमी तराने लिखने के लिए तुम्हारा जोश सिर्फ कौमी तरानों तक है? ओ भाई करो उस पर अटैक, उसने कर दिया। और अटैक करने वाले सोच लेना, तुम्हें उसको $18 अरब देने हैं 2024 में, अगर तुमने पाइपलाइन नहीं बनाया तो। $18 अरब यूओ ईरान, तो भिखमंगो, औकात में रहो। ईरान कुछ नहीं कहेगा, ईरान कहेगा ठीक है अटैक कर देना, पहले 18 अरब लाओ मेरे। गला सूख जाएगा पाकिस्तान के पंजाबी जनरलों का, गला सूख जाएगा। हम तो कह रहे थे, हम तो हैं, बस हैं करने में रह जाओगे तुम। $18 अरब केस फाइल करने वाला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, क्रिमिनल केस, फ्रॉड का पाकिस्तान के ऊपर ईरान। वो ईरान बोल चुका है मुंह पे, $18 अरब लाओ, यू ओ अस $18 बिलियन इन केस यू डू नॉट एक्टिवेट द पाइपलाइन। पाकिस्तान ने तो कंस्ट्रक्ट नहीं करी पाइपलाइन, एक्टिवेट कहां से कर देगी? अब दो 18 अरब बम है, ये कार देंगे, हम नहीं डरते किसी से, बस यही बोल देना तुम्हें, इससे काम तुम्हारा हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, ईरान ने फिर ये बोला है कि ये जो मिसाइल गिरी है पाकिस्तान के ऊपर, ये गलती से गिर गई है यार। ये अच्छा ड्रामा होता है पाकिस्तान के साथ। आपको याद है पिछले साल क्या हुआ था? एक गलती से ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया से चली गई थी और पाकिस्तान के अंदर गई। पाकिस्तानी ऐसे देखते रहे, ऐसे देखा इंडिया से मिसाइल आ रही है, मिसाइल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम, मिसाइल ने बोला वालेकुम सलाम, वो बस इनका पूरा का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम फेल एक ब्रह्मोस के सामने। उसमें तो एक्सप्लोजिव नहीं लगा था, वो तो ऐसी थी विदाउट दिस थिंग, वॉरहेड। वो मिसाइल गई, ये लोग इंटरसेप्ट नहीं करवाए, 2-3 मिनट पाकिस्तान के एयर स्पेस में उड़ती रही हाइपरसोनिक स्पीड में, शू 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 निकली, बस ऐसे देखा उन्होंने, बस थैंक यू बोला, बाय बाय।
ये बोलते हैं टूटता तारा है। हसीन गलतियां हो रही हैं। कभी भारत से गलती से निकल जाता है, कभी ईरान से गलती से निकल जाता है। टूटता तारा है बाकी उसकी रोशनी। पूरी दुनिया में जो मैं तृतीय विश्व युद्ध की बात कर रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ कि पूरे दुनिया में आग की लपटें फैल रही हैं। अब आप देखिए क्या क्या हो रहा है। आप ये समझ लीजिए कि इजराइल और हमास की लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही। करेक्ट? उसमें हिजबुल्लाह भी शामिल हो गया और उसमें हुती भी शामिल हो गए। अब इसके अलावा दोस्तों, हुथियों ने अमेरिकन के ऊपर अटैक करा और इंग्लिश के ऊपर अटैक करा, उनके जहाज़ों के ऊपर। उसके रिस्पॉन्स में अमेरिका और इंग्लैंड ने, यानी कि यूके और यूएसए ने मिलकर हुथियों का बैंड बजा दिया। उधर जो बाइडेन फोन करते हैं ईरान के प्रेसिडेंट रईसी को कि रईसी, इतनी रईसी भी ठीक नहीं है बेटा, इतना मारेंगे, इतने बम मारेंगे, गरीब बन जाओगे। उसने उसको धमकी दे दी। वहां पे तुर्की पहले कुर्दों पे अटैक करता है, लेकिन तुर्की की भूख नहीं मिटती। तुर्की आगे और मजीद हमले करता है। किस पर? तुर्की ने दोस्तों अटैक कराया है सीरिया और इराक के अंदर। वही कर्डिश वर्कर्स पार्टी जो तुर्की के शदीद खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है, वो कह रहे हैं कि मर जाएंगे, लेकिन तुर्की का जो संप्रभुता है तुर्की की, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। उन लोगों के ऊपर तो टर्की ने पहले बॉम्ब करा, उनके ऊपर, कुर्दों के ऊपर, फिर उसने सीरिया और इराक के ऊपर अलग बॉम्ब कर दिया। तो आप समझ रहे हैं पूरा मिडिल ईस्ट और ईस्टर्न यूरोप अब जंग की लपट में है। और आप ये मत सोचिएगा कि एशिया नहीं पहुंच सकती। मैं पहले भी बोल चुका हूं आपको कल परसों, ये आग की लपटें एशिया पहुंचेंगी, ये होगा, मैं आपको बता रहा हूं। और दोस्तों, जो चीन और ताइवान के बीच की कशमकश है, जो झगड़ा है, चीन पक्का करेगा अटैक, 100% चीन करेगा। चीन अटैक करने की पूरी कोशिश करेगा। और चीन के अंदर कुछ चीजें हो रही हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि जो मेजर गौरवारी आपको बता रहा है वो ऐसा क्यों कह रहा है, उसके पीछे कारण क्या है। कुछ हमारी रिसर्च है, ये भी सुन लीजिए। अब दोस्तों ये देखिए हमारी रिसर्च है, मैं रिसर्च से आपको रेफर करके बताता हूं कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने एक चाइनीज मिलिट्री के अंदर एक उथल पुथल डाली, काफी जर्नलों को सैक कर दिया और जो अपने फेवरेट हैं उनको ऊंची ऊंची पोजीशन में बैठा रहे हैं। ऊंची पोजीशन में क्यों बैठा रहा है ये भी देख लीजिए। और सीनियर कमांडर्स जो हैं उनको निकाल रहा है, क्योंकि ये जो सीनियर कमांडर है दोस्तों, ये लड़ना नहीं चाहते। मैंने आपको बोला ना कि एशिया तक लड़ाई पहुंचेगी। अब ये जो एरिया वेस्ट एशिया कहता है, जहां पे ऑलरेडी जंग चल रही है ना, उसको तो एशिया कहता है। तो आप बोलेंगे मेजर साहब आपने तो ये बोला था कि एशिया में जंग नहीं, एशिया में पहुंचेगी, एशिया में तो ऑलरेडी हो रही। नहीं, बनाए से एशिया मैं अपनी जैसे साउथ एशिया है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि चाइना का पूरा एरिया है, इस एरिया को मैं वैसे बोल रहा हूँ। चल तो टेक्निकली स्पीकिंग एशिया में ही रही है, लेकिन जब हम कहते हैं ना हमारे साइड का जो एशिया है, जहाँ पे चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये सब, इंडिया तो है ही है वहाँ पे बीच में, खैर, तो ये सारा इस एरिया में ये पहुँचेगी, राइट। अब देखिए ये क्या कर रहा है, शी जिनपिंग इस चीज़ में लगा है कि ऊपर वाले जनरलों को धीरे 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 निकाल दे। वो क्यों निकाल रहा है? पहले तो मैं आपको असली औकात बताऊँ चाइनीज़ फौज की। दोस्तों चाइनीज़ आर्मी नहीं है, वो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है। जैसे इंडिया की आर्मी को इंडियन आर्मी बोलते हैं, अमेरिका की आर्मी को यूएस आर्मी बोलते हैं, यूके की आर्मी को ब्रिटिश आर्मी बोलते हैं। चाइना की जो आर्मी है उसको चाइनीज आर्मी क्यों नहीं बोलते? सोचिए, तब आपको पता लग जाएगा क्या चल रहा है टंटा इसमें और क्यों चल रहा है, राइट। चाइनीज आर्मी है ही नहीं। वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की फौज नहीं है, उस देश की फौज नहीं है। वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का आर्म्ड विंग है। आप समझ रहे हैं? वो एक पॉलिटिकल पार्टी की आर्मी है। पीएलए आर्मी, पीएलए नेवी, पीएलए एयरफोर्स, जबकि पीएलए का नाम पीपल्स लिबरेशन आर्मी है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी, पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी, पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स, ये है। अब आप समझ गए खेल। अब देखिए शी जिनपिंग क्या कर रहा है कि नीचे से एग्रेसिव कमांडर्स हैं। इसने गलवान में भी यही ड्रामा करा था और कई सालों से कर रहा है, क्योंकि इसको पता है कि जो आज की तारीख में इसके जनरल हैं, ये लड़ने वाली जनरल नहीं है, ये लड़ने वाली फौज नहीं है चीनी आर्मी। ये बात भारतीय सेना को भी पता है अच्छे तरीके से कि ये लड़ने वाले नहीं, इनके पूरे फौजी हैं, ये सोल्जर, ये सब लड़ने वाले थोड़ा ना। ये इनके घर में एक एक बच्चे, तो एक एक बच्चे उसको राजा की तरह रखो। लिटिल एम्परर्स बोलते हैं चाइना में इसको। कोई इनको ज़्यादा दुख दर्द नहीं देता। जैसे एक बच्चा होता है ना घर में, तो लाडला होता है। तो चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी रही, सारे के सारे लाडले। कौन भेजेगा फौज में? फौज में तो भैया जो जाएगा फौज में वो मौत के साथ खेलेगा, या तो मरेगा या मरेगा।
फौज में औरतों को स्कोप है नहीं, कोई भी फौज हो, तो ये लोग डर के भेजते अपने बच्चों को फौज में। अब हुआ ये यहाँ पे कि भाई चाइना का जो पूरा सिस्टम है, पूरा का पूरा सिस्टम जो चाइना का है इस वक्त, फौज का सिस्टम, उसके ऊपर जो लोग बैठे हैं जनरल लेवल पे, जिनको एक्चुअली लड़ाई करनी है, राइट, वो लड़ना नहीं है, मर जाएंगे, लड़ना नहीं है। और शी जिनपिंग को पता है कि लड़ने वाली फौज नहीं है, इसलिए शी जिनपिंग ऊपर वाले जनरलों को हटा के ऐसे ऐसे जनरल ला रहा है जो कि बड़े एग्रेसिव हैं, जो एक्चुअली जंग करना चाहते हैं। और जिस दिन उसकी ये पॉलिसी कंप्लीट हो गई, उस दिन वो अगला स्टेप ताइवान पे लेगा। मैं आपको और डिटेल्स देता हूं। ये दिखा है कि ऑब्जर्वर्स सजेस्ट देयर मे बी अ रिलक्टेंस विद इन द चाइनीज मिलिट्री टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन कॉम्बैट। बड़े रिलक्टेंट हैं, झिझक है इनमें, रिलक्टेंस यानी कि झिझक। इनकी सीनियर लीडरशिप कहती है हम नहीं लड़ना चाहते भाई, हम आज तक नहीं लड़े। इनको चाहिए फौज की वर्दी, इनको चाहिए बड़े बड़े मेडल, पता नहीं किस चीज़ के, लेकिन मेडल। इनको चाहिए आलीशान घर, इनको चाहिए सारी चाइनीज फौज की फैसिलिटीज, इनको चाहिए अय्याशी की जिंदगी। लड़ना कोई है इनको यार। अब आपको ऐसी दूसरी फौज कौन सी लगती है जिसके जनरल बहुत करप्ट हैं और लड़ते नहीं हैं, मोटे मोटे पेट हैं जिनके, फालतू के मेडल लगा रखे हैं? दूसरी फौज कौन सी है दोस्तों? बताइए बताइए, जल्दी बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। दूसरी फौज मोटी मोटी गर्दनें याद है आपको? है वाली जो फौज है ना, है वाली फौज की हरकतें भी इस फौज से मिलती है कि नहीं मिलती? तो नीचे कमेंट्स में जाके लिखिए है, और जीभ बाहर निकालने वाला इमोजी डालिएगा, मेजर समझ जाएगा आपने है बोल दिया। ठीक है भाई। अब देखो, शी जिनपिंग ने एक एनालिस्ट है वहां पे जिसका नाम है गॉर्डन चैंग, ये कह रहा है कि गॉर्डन चैंग का मानना, ये भी चाइनीज है, इसका मानना है कि शी जिनपिंग ऐसे ऐसे जनरल्स ला रहा है जो कि हेजिटेट नहीं करेंगे। क्योंकि जब शी जिनपिंग चाह रहा था कि गलवान में एग्रेसिव एक्शन लो, इसके आपको याद है, आपको पता नहीं आपकी मिस हो गई नहीं हुई, आपको ध्यान भी होगा, कई चाइनीज जनरलों को गलवान एरिया से शी जिनपिंग ने हटा दिया, रिप्लेस कर दिया 2-3 बार। हर तीसरे चौथे महीने एक को रिप्लेस कर रहा था वो। क्यों? ये लड़ना ही नहीं जानते यार, ये चाहते ही नहीं लड़ना, डर के मारे बस इनके नाम से, इनके नाम का खौफ रहे। और चाइनीज फौज आ रही है, चाइनीज फौज, जब शी जिनपिंग ने बोला जाके लड़ो, सामने इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी यहाँ पे बोर हो रही है कि यार ठंड में बैठा रखा है, लड़ाई हो नहीं रही, अबे आओ तो फिर लड़ें तुमसे, तुम लड़ना ही नहीं चाहते। फिर उसने सैक करा, दूसरे को भेजा, तीसरे को भेजा, चौथे को भेजा, और लड़ने को राजी नहीं यार। तो इसलिए शी जिनपिंग को लगा तो बेइज्जती करवा देगी फौज मेरी, इसलिए शी जिनपिंग सबको, ऐसे लोगों को एलिवेट कर रहा है जो कि एक्चुअली लड़ना चाहते हो। माओ त्से तुंग की प्लेबुक एक है, कहता माओ त्से तुंग की जो फिलॉसफी है उससे, जिसमें कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को सेंट्रल टारगेट लिया गया है और उसके लिए पूरी चीन तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों, जिस तरीके से पूरी दुनिया में इस वक्त आग फैल रही है ना, अचानक देखिए इराक पे अटैक हो जाता है। इराक कहाँ था यार? इराक की तो कोई बात नहीं कर रहा था। सही बात, इराक की कोई बात कर रहा था? कोई बात नहीं कर रहा था। अचानक ईरान जो है इराक पे बम मार देता है, पता नहीं इनको क्या खुजली होती है अचानक। ये पाकिस्तान पे बम, जो कि ठीक मारा पाकिस्तान पे। तो मैं ईरानियों से कहूँगा ठीक है, मुझे तुम्हारे ये मौलवी मौलाना जो पागल के बच्चे बैठे हैं तेहरान में मुझे अच्छे नहीं लगते, लेकिन मैं फिर भी मौलाना साहब आपसे रिक्वेस्ट करूँगा 2-4 बम और मारो पाकिस्तानियों को, दे डिजर्व इट। तो दोस्तों, इस तरीके से आप देख रहे हैं धीरे धीरे अमेरिका भी इसमें आ रहा है, ईरान भी इसमें खींचा चला आ रहा है, इराक को भी खींच लिया, सीरिया को भी खींच लिया, यमन को भी खींच लिया, इजराइल को भी खींच लिया, फिलिस्तीन को भी खींच लिया, लेबनान को भी खींच लिया, पाकिस्तान को भी खींच लिया। कितने देश आ गए? जो लड़ाई सिर्फ 2 देशों के बीच में हुई थी, या एक देश और एक आतंकी गुट, इजराइल और हमास के बीच में, उसका दायरा कितना फैल गया। अभी तक मैंने आपसे रशिया और यूक्रेन की बात नहीं करी है, वो मैं कह रहा हूँ ईस्ट यूरोप का मामला है, ये तो एशिया का मामला वाली है। ये कहाँ पे है दोस्त? और जा सब अपने जितने भी भाई लोग आपस में एक दूसरे की गर्दनें काट रहे हैं, दोस्त कहाँ हैं? तो एशिया पूरा। तो अब आप समझ लीजिए कि यूरोप की लड़ाई, अब 2 कॉन्टिनेंट ऐसे हैं जिसमें कि लड़ाई फैल चुकी है। अब आप देखिए आगे आगे होता है। दोस्तों, यहाँ पे होता है वीडियो खत्म, हम आते हैं क्वेश्चन है। हाँ जी गाइस, तो बिल्कुल काफ़ी मेजर साहब की अच्छी वीडियो थी आज की, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी तक भी ना कोई ऐसा एक जवाब नहीं मिला कि जिसकी वजह से कोई मिल गया है जवाब। हमने भाई अपना सफ़ीर वापस बुला लिया है, ये और तो फिर कोई ना ईरान का जवाब सफ़ीर यहाँ से जो है ना वो उधर भेज दिया है,
और यही हमारा एक्शन था बस। बिल्कुल, इससे आगे हम कुछ कर भी नहीं एक्शन सकते। रिकॉर्ड हो गया। अपनी आवाम को बता दिया कि हमने इतना बड़ा स्टेप ले लिया है कि अपना सफ़ीर वहाँ से बुला लिया है, और हम कुछ कर भी नहीं सकते। अगर कुछ करेंगे मतलब ये समझते हैं कि हमारे पास जो एक बोलते हैं कि इतने बड़े बड़े बम हैं, कोई रॉकेट है, कोई इधर से हम मारेंगे तो तबाह कर देंगे। उन्होंने आगे से भाई जिसने भी ऐसे सर ऊपर करना, ऊपर से ऐसे चपेट मारनी है इधर मुंह के ऊपर रख कर कि किसी ने भी ऊपर सर नहीं उठाना, क्योंकि भाई अब सबसे पहले ये कि देश वही सर उठाते हैं जिनके पास पावर होती है। जैसा कि हम अब बोल रहे हैं कि एक इंडिया है, अगर उनके साथ कुछ ऐसा होता है या कोई ऐसा कोई सोचता भी है तो वो आगे से उसको जवाब देंगे। अब सबसे बड़ा जो मामला हुआ ना वो लक्षद्वीप वाला, उससे बड़ी तो कोई हम मिसाल दे ही नहीं ना सकते कि देखो कि कैसे एक दिन में पूरी के पूरी एक ना ऐसे भाई फ्लाइट कैंसिल होगी, पूरे इंडिया में ट्रेंड चल गया, हर एक बंदा बोलने लग गया कि मालदीव की तरफ हम देखेंगे भी नहीं। और एक हम इधर हैं कि वो बेचारे ऐसे भाई लोग हैं ट्विटर पर वो बोल रहे हैं कि थोड़े इन्होंने बम मारे हैं, 2-3 और पाकिस्तान के ऊपर भाई मारे कि हमारे नहीं, लोग तो इसमें ऐसे कोई बोल शक रहे हैं नहीं यार। जो एक वर्ल्ड वार 3 है ना उसके मतलब के संकेत आस्ता आस्ता मिल रहे हैं। अब देखो ना ये जो ग्रुप था ना पहले एक 19% लोगों को तो इसका पता ही नहीं था कि ये कैसे एक वर्किंग करता है या कैसे एक ऑपरेशन करता है। लेकिन जब से वो एक थोड़ा सा इराक वाला सीन हुआ है ना और अमेरिका ने धमकी दी है ईरान को, तब से ये चीज़ें ना एक ज़्यादा एक्टिविटी हो गई है। क्योंकि अब ये जो ग्रुप है ना इसको पाकिस्तानी हैंडल नहीं करते, इसको करता है मतलब कि बरतानिया और अमेरिका। उधर से ये एक फंडिंग लेते हैं जिसको आप एक स्निप बोलते हैं, मतलब कि सेल बोलते हैं, उनको इस तरीके से वो यूज़ करते हैं। अब देखो ना जैसे एक ईरान पर पहले वो कई बार उन्होंने अटैक की, उनके फौजी भी मारे, यहाँ तक के बड़े बड़े भी उन्होंने मतलब कि ऐसी चीज़ों को मेंशन नहीं किया जाता। अब वही चीज़ है कि अमेरिका जो अपनी प्लानिंग है ना एक और बरतानिया इसके थ्रू ही करने जा रहा है। अब यमन का जो सीन है ना, यमन का ऐसा सीन है कि एक ईरान ही उनको हैंडल कर रहा है, ईरान से मतलब कि हर चीज़ जा रही है, कि जो भी वो मिसाइल मजूल दे रहे हैं एक ईरान के थ्रू ही हर चीज़ जा रही है। तो अब बरतानिया और अमेरिका यही चाहता है कि मतलब कि जो भी ऑपरेशन है ना इधर से ये भी एक सेल एक्टिव हो और ये ईरान पर हमला करे, क्योंकि इनको अपनी पड़ जाए। अब ज़ाहिर बात है जब ये एक मतलब कि करेंगे ना अटैक इधर से तो ईरान को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, और ईरान को 3 दफ़ा वो अपना नहीं 3 मतलब के पास से वो अपना नज़र नहीं जमा सकते, एक ध्यान नहीं रख सकते। इधर वो एक मतलब कि उनकी यमन पर भी एक गहरी नज़र है, हिजबुल्लाह को मतलब कि वो फुल सपोर्ट कर रहे हैं, ऊपर से एक हमास को भी वो फुल सपोर्ट कर रहे हैं। अगर इधर से मतलब कि पाकिस्तान साइड वाले से वो जो एक ग्रुप है ना अगर वो एक्टिव हो गया तो उनको भी चीज़ें मतलब कि काफ़ी एक मुश्किल हो जाएगी। लेकिन इस दफ़ा ईरान मतलब कि भरपूर एक्टिव है। अब जैसे उनको पता चला ना कि इधर से हमें खतरा है, उन्होंने भाई कोई परमिशन, अब हो सकता है बैकडोर, पता नहीं है क्या क्या पाकिस्तानी कर सकते, शायद इन्होंने मिलकर उन पर बोला कि भाई मारो मिसाइल, ये है उनके ठिकाने कि इनको मतलब कि आप पहले से ही हैंडल कर ले, चाहे जो भी होता है, जो हमने पैसे देने हैं ना वो हमें माफ़ कर देना, लिहाजा आप ये स्टेप ले सकते हैं। क्योंकि एक थोड़ी बाली बिस्ती रोज़ होती है, एक दफ़ा और होगी तो क्या हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखो ना ये जो पाकिस्तानी अगर दिखा रहे हैं ना अपना गुस्सा, यार हम तो इतनी बड़ी हमारे पास पावर है, हमारे पास गौरी पड़ा है, वो बाबा जी बोलते थे ना ये लोग गौरी आया जे, हाँ ऐसे मतलब कि हर बंदे के एक डायलॉग है, जैसे गौरी गजनी फेल थे ये भी फेल हैं, ये चलते नहीं। अब बंदा किसको बताए ओपनली कि यार ये कुछ भी नहीं है, नहीं करना चाहिए, ऐसे मारने भी नहीं चाहिए, लेकिन एक ये करेंगे भी नहीं ऐसा स्टेप। ये थोड़ी सी ना यार जो इधर ईरानी है ना वो कोई पीछे हटने वाले नहीं है। आप ये समझ रहे हैं ना कि अगर उन्होंने ये काम कर दिया है तो उसके बाद वो माजरत की तरफ आएंगे या माजरत वाला की तरफ आएंगे। उनका अभी मैं शाम को देख रहा कि दोबारा उनका जो प्राइम मिनिस्टर है ना फाइनेंस वो मतलब डिफेंस मिनिस्टर, उसने एक जो है ना वो स्टेटमेंट दी है। उसने कहा कि भाई हमने जो है ना वो टारगेट ज़रूर किया है और हम जो है ना वो अभी भी इस पोजीशन में है कि हम उनको ख़त्म करेंगे। मतलब ये कि उनका आगे का भी इरादा है कि वो फुल जो है ना वो एक लड़ाई के मूड में है। अब इधर से अभी क्या स्ट्रैटजी है अभी के लिए, तो इन्होंने जो है ना वो खामोशी अपनाई है। इन्होंने फ़िलहाल जो है ना वो जो सफ़ीर है एक दूसरे के
वो इन्होंने अपना जो है ना वो वापस बुला लिया है, उनका जो है ना उसको वापस घर भेज दिया है। ये एक इन्होंने एक एहतजाज बड़े लेवल के ऊपर रिकॉर्ड किया है। बाकी आगे इंटरनल क्या ये आगे प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम पहले भी जिस तरह ये टीटीपी वाले करते थे तो यही सुनने में आता था कि आप देखना हम जो है ना वो एक दफ़ा आपको सरप्राइज देंगे, तो वो सरप्राइज हमें बाद में कभी नज़र नहीं आया। लेकिन अब देखो इसके ऊपर क्या स्टेप लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मेजर साहब की बात ठीक है कि ये अगर थोड़ा और मजीद अग्रेशन में जाते हैं ना तो भाई उनके पास भी वो जो पाइपलाइन वाला है ना उन्होंने वो भाई अब केस कूस के चक्रों में है और उन्होंने जो है ना वो फिर टिका के लेना भी है। तो मतलब ये है कि देखो ना हम जो है ना वो हमें खुद नहीं समझ आती कि हम किस साइड के ऊपर अब जा रहे हैं, क्योंकि कोई एक घंटे ही आप समझ ले कि इधर से कोई आता है इधर आके बजा के निकल जाता है, इधर से आता है इधर बजा के निकल जाता है, तो कोई जो है ना वो मतलब एक समझ नहीं या कोई ऐसी जो है ना वो कोई किसी साइड के ऊपर बात बैठ नहीं रही। बाकी अब देखो हुई तो भाई ज्यादा, लेकिन ये कि वर्ल्ड वार 3 की तरफ जो है ना नहीं ज्यादती वाला सीन नहीं है ना, तो वो कोई हमारे भाई लगते थे फुफ्फो के बच्चे थे, वो भी एक मतलब कि एक टेररिस्ट हैं और ये काम हमने खुद करना था लेकिन ईरान ने कर दिया, ये तो अच्छा हो गया। अब देखो ना ये तो एक मतलब कि अब चुरन है यार, उधर छोटे छोटे बच्चे थे वो मतलब के मार गए, वो हो गया, ऐसा कोई सीन नहीं। बच्चे बाड़ों में क्या कर रहे थे या उधर उनका मतलब कि क्या लेना देना था। तस्वीरें आई हैं यार, ये ना तस्वीरें आई हैं, तस्वीरें हैं, पिक्चरें हैं, क्या हो नहीं कुछ ना कुछ भाई सीन इधर जरूर मतलब यार ये जैसे यार मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो, ये ग्रुप किसको मिटाना था? किसको मिटाना था? पाकिस्तान को मिटाना था ना। अगर कोई और गंद साफ कर रहा है तो इसमें कौन सी अर्जाई है? डेली आप पर अटैक हो रहे हैं, 3-4 हो रहे हैं, मतलब कि 10-15 फौजी आपके लगे जाते हैं जो कि मतलब कि जिनका कोई कसूर ही नहीं है, जिनका कोई लेना देना ही नहीं इस चीज़ से, वो तो आपकी सिक्योरिटी कर रहे हैं। लेकिन एक जो मतलब कि ये पीछे बैठे हुए हैं, एक हमारे एक जर्नैल साहब, वो तो हम ना सुकून से एक लाइफ हमने इंजॉय कर रहे हैं, उनको तो पता नहीं है कि हम एक मतलब कि DC में बैठे हैं या इधर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। ऐसा उन्होंने इधर मॉल बनाया हुआ है। लेकिन जो भी है ना ईरान भाई अब एक्टिविटी है उनकी इधर, चाहे जो भी हो जाए, आप चाहे जो भी कर ले, जितनी भी बबली मार ले, कुछ भी नहीं होने वाला। आप कभी भी आप भाई सारा कच्चा तेल ईरान से नहीं स्मगल हो रहा है यार, सारा कच्चा तो भाई, इसमें कोई क्या हो गया? किसने लड़ना है बस, उन्होंने थोड़ा रोब दबदबा दबाना है बस, वो उन्होंने शुरू कर दिया है। पहले हम यही समझते थे कि हम जो है ना वो इस एरा में इस साइड के ऊपर थोड़े ताकतवर हैं, जो हमें लगता था। लेकिन जब से ये सीन हुआ अफगानिस्तान और ईरान वाला यकीन करो आप आंखें खुल गई। हर तरफ से यही लगता है कि यार जिस तरह सर्दी में नहीं बनता है, आप देखो ना पहले 1-2-3 मतलब कि 1 महीना पहले चले जाएं, ईरान की इधर तस्वीर नहीं आप लगाते थे कि ये हमारे हीरो हैं। हीरो भी आप मतलब कि सेकंड में बदल लेते हैं कि ईरान भाई डट गया है, उन्होंने बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, इसराइल के खिलाफ खड़ा। लेकिन आज जब अपने पर बात हुई तो वो ही गंदा है, वो ही मतलब कि बदबूदार है, इनको मारो, इनको वो कर दो। वो ईरान था जो पहले आज से 15-16 दिन पहले ये चीजें कर रहा था। लेकिन कुछ भी नहीं है यार, जो भी है ना ये सब आपके मतलब के एक कुएं खाटे हुए हैं और उसमें आप डाल रहे हैं। रॉबर्ट आपको नहीं बजाएगा आकर, चाहे जो भी हो जाए। अमेरिका भाई रॉबर्ट नाराज है इस बार। बाकी बहुत अच्छी वीडियो थी आज मेजर साहब की, उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।